हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सेकंड अफीम वार कि जो प्रथम अफीम युद्ध है उसमें चीन की हार हुई थी और चीन की हार से चीन को इंग्लैंड सहित कई अन्य देशों से संधियां करनी पड़ी थी जो बहुत ही अपमानजनक थी, जिससे वहाँ की जनता तथा सरकार की जो प्रतिष्ठा है वो चकनाचूर हो गई थी। दूसरी तरफ यूरोपीय व्यापारियों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो लगातार बढ़ रही थी और चीन में अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहते थे। उनकी इन बढ़ती इच्छाओं ने चीन में एक और युद्ध को अनिवार्य बना दिया था। तो हम शुरू करेंगे अफीम युद्ध के कारण क्या थे कि 1856 ईस्वी में ब्रिटेन तथा चीन के मध्य दूसरा अफीम युद्ध आरंभ हो गया था। याद रखिए 1856 ईस्वी में शुरू हुआ था ब्रिटेन और चीन के मध्य। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि चीनी मजदूरों का शोषण, कि प्रथम अफीम युद्ध में हार के बाद धीरे धीरे अफीम व्यापारी चीनी मजदूरों का शोषण करने लगे। अब उन्होंने धीरे धीरे चीनी मजदूरों का भी व्यापार शुरू कर दिया था। दूसरे क्षेत्रों में उन्हें ले जाकर उनसे दासों के रूप में काम लिया जाता था, उनके साथ दासों जैसे व्यवहार किया जाता था। चीन की सरकार अफीम व्यापारियों की इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उससे खुश नहीं थी और इस कारण अंग्रेजों और चीनी सरकार के संबंध बिगड़ गए। नेक्स्ट है अफीम व्यापार की वृद्धि, कि जब प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीन का व्यापार अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था तो अब उन्होंने जमकर अफीम व्यापार करना शुरू कर दिया। बाहर से उत्पादित सारा जो अफीम चीन में खप जाता था वे लगातार चीनी कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और जिस कारण चीनी सरकार से उनके संबंध फिर से बिगड़ने शुरू हो गए और द्वितीय अफीम युद्ध का कारण बने। थर्ड है कैप्टन का मामला, कि कैप्टन चीन का एक प्रसिद्ध बंदरगाह व्यापारिक नगर था, कैंटन जिसको बोलते हैं हम, कि नॉनकिंग संधि में अंग्रेज व्यापारियों को काफ़ी व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की गई। उनका जो ये व्यापार है, जो ये व्यापारी थे वो दुरुपयोग करने लगे थे कि चीन की सरकार इनका विरोध करती थी। साथ ही कैंटन के निवासी विदेशी व्यापारियों से नफरत करते थे। 1847 ईस्वी में अंग्रेजों ने कैंटन पर आक्रमण कर दिया और 1849 ईस्वी में विदेशी व्यापारियों को कैंटन में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई। कैंटन के गवर्नर मिनंग ने चैन ने अंग्रेजी व्यापारियों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेजों व चीन के मध्य फिर से तनाव उभरने लगा था। फोर्थ आपका विदेशियों द्वारा अधिकारियों का दुरुपयोग, कि नॉनकिंग और बोंग की संधि के बाद अंग्रेजों को मिले व्यापारिक अधिकारियों का वे गलत प्रयोग करने लगे थे। उन्होंने अफीम की जमकर कालाबाजारी की, जिसके कारण चीनियों का नैतिक तथा आर्थिक पतन हो रहा था। नए कानूनों के अनुसार विदेशियों को उनके अपराध के लिए अंग्रेजी कानूनों के अनुसार ही दंड दिया जा सकता था, जिससे विदेशी चीन में अपराध करके भी विदेशी अपराधी अपराध मुक्त हो जाते थे। विदेशों के इस व्यवहार से चीनी अधिकारी बहुत दुखी थे। नई चुंगी व्यवस्था, कि प्रथम अफीम युद्ध के समाप्त होते ही चुंगी व्यवस्था पर विदेशियों पर चीन का प्रभाव समाप्त हो गया। वे अब चुंगी वसूली अपनी इच्छा अनुसार करने लगे, जिससे चीनी लोग विदेशियों के शोषण का शिकार हो गए और साथ ही चीनी सरकार की चुंगी के लिए विदेशियों पर निर्भर होना पड़ रहा था। विदेशियों ने अपना अलग चुंगी विभाग इंस्पेक्टोरेट ऑफ कस्टम स्थापित कर रखा था। इस कारण चीनी व विदेशियों में मतभेद उत्पन्न हो गए थे और ये मतभेद ही आगे चलकर युद्ध का एक कारण बने थे। नेक्स्ट आपका फ्रांसीसी धर्म प्रचारक की हत्या, कि 1856 ईस्वी में फ्रांस के एक कैथोलिक पादरी की हत्या कर दी गई, जिससे चीन के खिलाफ फ्रांस की सरकार भड़क उठी और इंग्लैंड का साथ देना शुरू कर दिया था। पादरी की हत्या ने नेपोलियन का साथ देना युद्ध का अवसर प्रदान कर दिया और उसने पादरी की हत्या का मुआवजा चीन की सरकार से मांगा, जिसे चीन की सरकार ने नकार दिया। इससे युद्ध का माहौल तैयार होने लगा, क्योंकि फ्रांस के शासक नेपोलियन ने इसकी शिकायत इंग्लैंड से की और इंग्लैंड ने उसे कार्रवाई करने का भी आश्वासन दे दिया था। नेक्स्ट है तात्कालिक कारण, कि अक्टूबर 1856 ईस्वी में इंग्लैंड के गश्ती सिपाहियों ने अफीम की तस्करी कर रहे एरो नामक जहाज को पर्ल नामक नदी में प्रवेश करते हुए पकड़ लिया और 12 चीनी नाविकों को बंदी बना लिया था। ठीक है, और इस जहाज पर अंग्रेजी झंडा लगा हुआ था। यह हांगकांग में रजिस्टर्ड था और चीन में अंग्रेज अधिकारी ने चीनी कार्यवाही की निंदा की
और कैंटन के गवर्नर द्वारा बंदी बनाए गए नाविकों को छोड़ने की बात भी कही गई। साथ ही माफी मांगने को भी कहा गया, परंतु कैंटन के गवर्नर ने माफी मांगने से स्पष्ट मना कर दिया। अंग्रेजों ने 48 घंटों का समय दिया। चीनी सरकार ने 12 नाविकों को तो छोड़ दिया, लेकिन अन्य मांगे नहीं मानी, जिससे नाराज होकर अंग्रेजों ने युद्ध करने का निर्णय ले लिया था। आगे आपकी घटनाएं किस तरह की थी कि इंग्लैंड के व्यापारी प्रथम अफीम युद्ध के बाद मिली व्यापारिक सुविधाओं से संतुष्ट नहीं थे। दूसरी तरफ क्या हुआ कि फ्रांस के व्यापारी भी अंग्रेजी व्यापारियों को सहयोग कर रहे थे। इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए हर कीमत पर युद्ध करना चाहते थे। द्वितीय अफीम युद्ध की मुख्य घटनाओं का वर्णन करेंगे। फर्स्ट, प्रथम चरण की लोरचा एरा की घटना तथा फ्रांसीसी पादरी की हत्या ने युद्ध की शुरुआत कर दी थी। 23 अक्टूबर 1856 ईस्वी को अंग्रेज सैनिक टुकड़ी ने बहमपोवा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 27 अक्टूबर को कैंटन पर, परंतु इसी समय भारत में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना को भारत भेजना पड़ा। नवंबर में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों ने मिलकर फिर से कैंटन की घेराबंदी शुरू कर दी थी। उस पर कब्जा करके गवर्नर मेहमिनचेन को बंदी बना लिया। इसके बाद दोनों की सेना ने मई 1858 ईस्वी में ताकू के शक्तिशाली दुर्ग पर कब्जा कर लिया और फिर टाइनस्टीन में प्रवेश कर गई, जहां पर अंग्रेजों और चीनियों के मध्य एक संधि हुई, जिसे इतिहास में टाइनसीन की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि की शर्तें विशेषताएं थी। फर्स्ट, चीन पर युद्ध हार जाने के रूप में 4 मिलियन शुद्ध डॉलर का जुर्माना लगाया। चीन ने 11 बंदरगाह अंग्रेजों के लिए खोल दी। अंग्रेज धर्म प्रचारक अब चीन में कहीं भी धर्म प्रचार का कार्य कर सकते थे। चीन ने अंग्रेजों से समानता का व्यवहार करना स्वीकार किया। चीन ने दरबार में एक अंग्रेज राजदूत रखना भी स्वीकार किया। अंग्रेजी जंगी जहाजों को नई खुली बंदरगाहों में आने की आज्ञा मिल गई। द्वितीय चरण की टाइनसीन की संधि को चीन की पीकिंग सरकार ने मानने से मना कर दिया था। उसने अंग्रेजी राजदूत को रखने से भी मना कर दिया। विदेशियों को कैंटन छोड़ने का आदेश दे दिया और चीन के इस व्यवहार से अंग्रेज व फ्रांसीसी गुस्सा हो गए। उन्होंने चीन पर सैनिक कार्रवाई करने का भी फैसला ले लिया था और उसने क्या किया कि जुलाई 1860 ईस्वी में संयुक्त सेना ने युद्ध छेड़ दिया और ताकू का किला नष्ट करके टाइनस्टीन में प्रवेश किया गया। इसके बाद दोनों देशों का एक प्रतिनिधिमंडल चीनी अधिकारियों से मिला, लेकिन वहां उनको बंदी बनाकर दुर्व्यवहार भी किया गया। इससे अंग्रेज नाराज हो गए। उन्होंने लॉर्ड एलिंगन के नेतृत्व में पीकिंग पर आक्रमण कर दिया और मांचू सम्राट के शानदार महल को भी नष्ट कर दिया। इससे संधि हुई, पीकिंग की संधि। उसमें क्या हुआ कि कोलून का प्रायद्वीप इंग्लैंड को दे दिया गया। चीन ने पीकिंग में अंग्रेजी राजदूत रखना स्वीकार कर लिया। चीन की सरकार ने अफीम के व्यापार को कानूनी मान्यता दे दी। ईसाई धर्म प्रचारकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया और पश्चिमी देशों के जहाजों को यांगसी नदी में आने की भी अनुमति मिल गई थी। 11 बंदरगाहें अंग्रेजों के लिए पूरी तरह से खोल दी गई। और नेक्स्ट है आपका कि चीन ने हर्जाने के रूप में दोनों देशों को 8-8 मिलियन डॉलर धनराशि देनी स्वीकार कर ली थी। ये थी आपका घटनाएं। नेक्स्ट करेंगे हम युद्ध के क्या परिणाम रहे। द्वितीय अफीम युद्ध से चीन में उपनिवेशवाद की शुरुआत हो गई थी। इस युद्ध ने चीन के दरवाजे विदेशियों के लिए पूरी तरह से खोल दिए थे। इसके क्या परिणाम निकले, क्या रिजल्ट्स निकले। फर्स्ट आपका चीन के गौरव पर चोट कि दूसरे अफीम युद्ध में हार के बाद चीनियों का अपनी संस्कृति के प्रति जो अभिमान था वह चकनाचूर हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उसे अनेक अपमानजनक व औपनिवेशिक शर्तों को स्वीकार करना पड़ा, जो उनके सम्मान पर सीधा आघात था। जो चीनी अब तक अपने आप को संसार में सबसे श्रेष्ठ मानते थे, वे इस युद्ध के बाद औपनिवेशिक जीवन जीने को मजबूर हो गए थे। युद्ध के बाद चीनियों को कुछ हद तक विदेशियों को श्रेष्ठ मानने के लिए भी बाध्य होना पड़ा था। सेकंड हाफ का आर्थिक नुकसान कि चीनियों को लगातार 2 अफीम युद्ध लड़ने पड़े, जिन पर उनको भारी खर्चा वहन करना पड़ा।
युद्ध के बाद उनकी अनेक इमारतें नष्ट हो गई। सम्मान का प्रतीक मांचू शाही महल अंग्रेजी सेना द्वारा ढह दिया गया। इसके अतिरिक्त टस्टीन व पीकिंग संधि के अनुसार चीन पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति का भी हर्जाना लगाया गया। इन सब कारणों के बाद युद्धों से पहले का जो समृद्ध चीन अब गरीबी की कगार पर आ गया था। नेक्स्ट है आपका घरेलू उद्योगों को नुकसान, कि जो दूसरे अफीम युद्ध के बाद चीन की 16 बंदरगाहें अंग्रेजों के लिए खोल दी गई। इससे इन बंदरगाहों पर विदेशी व्यापारियों का भी प्रभाव स्थापित हो गया था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन बंदरगाहों में कारखाने स्थापित कर लिए, अपनी वस्तुओं को चीन में बेचने लगे। इनका माल मशीनों से बना होने के कारण सस्ता और सुंदर था। चीनी कुटीर उद्योग विदेशी माल से प्रतियोगिता नहीं कर सके और सरकार उनको संरक्षण देने लायक न रही, जिससे चीनी कारीगर बेकार हो गए और चीनी कुटीर उद्योग बर्बादी की कगार पर पहुंच गए थे। नेक्स्ट है चीन का अंगच्छेदन, कि युद्ध के बाद होने वाली संधियों के कारण पश्चिमी देशों ने चीन की 16 बंदरगाहों में अपनी बस्तियां बसाई और अपना शासन स्थापित किया। ये बंदरगाहें अब चीन के कब्जे में नहीं रही। विदेशी व्यापारी इनका दुरुपयोग करने लगे। चीन का विभाजन यहीं से आरंभ हो गया था। हांगकांग तथा कोलून द्वीप इंग्लैंड को मिल चुके थे। रूस को अमूर-उसरी द्वीप मिले और इस प्रकार चीन का औपनिवेशिक आधार पर विभाजन शुरू हो गया। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का प्रचार, कि द्वितीय अफीम युद्ध के बाद हुई पीकिंग संधि में ईसाई प्रचारकों को यह सुविधा दी गई कि वे चीन में कहीं भी जाकर धर्म प्रचार का कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस युद्ध के बाद वे चीन में कहीं पर भी भूमि खरीद सकते थे, किसी भी स्थान पर गिरजाघर का निर्माण कर सकते थे। समय बीतने के साथ साथ चीन में बहुत से लोग ईसाई बन गए, जिसका सामाजिक व राजनीतिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है मजदूरों का शोषण, कि दूसरे अफीम युद्ध का एक और प्रमुख कारण चीनी मजदूरों का शोषण था। अंग्रेज अफीम व्यापारी चीनी मजदूरों को दूसरे क्षेत्रों में बेचते तथा उनसे दासों जैसा व्यवहार करते। चीन की कमजोर सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। इससे चीन में अंग्रेज अफीम व्यापारी प्रभावी हो गए और उनकी इच्छाएं लगातार बढ़ती गई। अंत में इंग्लैंड के उदारवादियों के दबाव में चीनी दास व्यापारियों को अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट है हमारा साम्राज्यवाद का उदय, कि चीन में अफीम युद्धों के कारण साम्राज्यवाद के उदय की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस की जो संयुक्त सेनाओं ने द्वितीय अफीम युद्ध में चीन को हराकर उसके अनेक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में हार के बाद चीन का प्रवेश द्वार सभी देशों के लिए खुल गया और फ्रांस और इंग्लैंड का अनुसरण करते हुए जापान, रूस, अमेरिका जैसे देश भी चीन में अपना प्रभाव जमाने लगे थे और इस प्रकार धीरे धीरे चीन में साम्राज्यवाद का विकास होने लगा। नेक्स्ट आपका कि चीन में पश्चिमी विचारों को किस तरह से प्रचार हुआ, कि दूसरे अफीम युद्ध के बाद चीन की जो बंद द्वार की नीति है वो समाप्त हो गई। चीन में विदेशियों के बढ़ते व्यापार के साथ पश्चिमी विचारों का प्रचार प्रसार खूब बढ़ा। अब चीन चाहते हुए यूरोप से दूरी नहीं बना सका। चीन में जमकर यूरोपीय विचार फैलने लगे। चीन यूरोपीय रंग में रंगने लगा था और जिससे चीन में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन दिखाई दी। तो अंत में हम यही कहेंगे कि चीन में होने वाले अफीम युद्धों के कारण चीन में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हो गई थी। या आरंभ में ये युद्ध जहां व्यापारिक सुविधाएं हासिल करने के लिए लड़े गए थे, उनका उद्देश्य बाद में राजनीतिक होता चला गया और इन युद्धों के कारण ही चीन की राजनीतिक और सैनिक कमजोरी खुलकर सामने आ गई। अब इंग्लैंड और फ्रांस के अन्य देश भी चीन में अपने हिस्से की मांग करने लगे, जिस कारण में चीन आने वाले समय में अनेक देशों का आर्थिक उपनिवेश बनकर उभरा और अफीम युद्धों के कारण चीन की बंद द्वार की नीति समाप्त हो गई और उसका यूरोपीय देश से नकारात्मक संपर्क शुरू हो गया था। ये थे आपका सेकंड अफीम वार्स। थैंक यू।